हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में कुछ पढ़ा, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल को भी कंपेयर किया। इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पहले समझते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी जनरल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना, उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के फॉर्म में, उसी को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल टाइप ऑफ thermodynamic process can be represented in one common form और जनरल प्रोसेस, इसी को हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे जो इक्वेशन होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन समझते हैं तो हम लोग लिखते हैं पी वी टू द पावर x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वेयर x इज इक्वल्स टू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपने v का वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी कांस्टेंट हो जाएगा। पी कांस्टेंट का मतलब कौन सा प्रोसेस है, ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर मान लो आपने v0 ले लिया, तो v0 का मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये कि यह आइसोबारिक प्रोसेस बता रहे हैं। अगर मान लो आपका, सॉरी यहाँ पे मैं v लिख रहा हूँ, v नहीं है, x होगा। उसी तरह सिमिलरली अगर आपने x का वैल्यू गामा ले लिया, तो अगर गामा ले लोगे तो यहाँ पर आप पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पाओगे, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिमिलरली अगर x का वैल्यू आपने इन्फिनिटी ले लिया, तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ये कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मेनली क्या होता है कि हम लोग कभी कभी मोलर हीट कैपेसिटी का कैलकुलेशन करते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसका हम लोग कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं, फर्स्ट लॉ से डेल्टा यू को टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं। तो डेल्टा यू को हमने लिख दिया एन सी बी डेल्टा टी, क्यू को मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में एन सी एम डेल्टा टी, एंड डब्ल्यू को हमने वर्क डन का कैलकुलेशन एन आर डेल्टा टी बाई x-1। ये होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन का कैलकुलेशन। और कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो वर्क डन का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी होता है। तो अब आपको क्या करना है, पी एक्सटर्नल की जगह आपको रख देना है पी एक्सटर्नल का मतलब क्या, पी गैस है, ठीक है। पी एक्सटर्नल का मतलब क्या है, आपका पी गैस है। और पी गैस को हम लोग क्या लिख रहे हैं, पी वी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। पी वी टू द पावर एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं, तो मतलब आराम से रिप्लेस किया जा सकता है वहाँ से एन आर टी बाई वी इंटू डी वी। इस तरह से लेकर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। नहीं तो फिर आप इजीली पी एक्सटर्नल को आप पी गैस लिख दो और डी वी से इंटीग्रेट कर दो। अब आप ऐसे समझो कि पी गैस को क्या लिख सकते हैं, तो सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वी टू द पावर एक्स, वेयर एक्स इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एंड डी वी, और आप इसको v1 से v2 आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और वहाँ से आप इजीली जो है ना वर्क डन का ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है डायरेक्ट, ये आप ला सकते हो। तो चलो, अब यहाँ से आपका n डेल्टा टी जो है वो तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमने मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया, सी वी माइनस आर बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर हमने सपोज मोनोएटॉमिक गैस ले लिया, ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस ले लिया। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो सी वी है वो आपका 3/2 R हो जाएगा। कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मोनोएटॉमिक गैस है, सपोज एक प्रोसेस हो रहा है, पी वी टू द पावर 3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एक्स पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का वैल्यू कितना है, 3। तो मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 3/2R प्लस R बाई 3 माइनस 1, दैट इज 3/2R एंड प्लस R/2 इज 2R, ठीक है। तो इस तरह से मोलर हीट कैपेसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस।
साइक्लिक प्रोसेस। तो सपोज मान लो कि कोई पीवी में एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, सपोज मान लो कुछ इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। अब या तो ये प्रोसेस हो सकता है, तो यहाँ पे हमने साइक्लिक में एक बार आप ध्यान से देखो, हमने क्लॉकवाइज आपका कर्व बनाया, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लिक प्रोसेस ही हो रहा है, लेकिन एक बार क्लॉकवाइज है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब आप क्लॉकवाइज की बात करते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज जब हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सबसे पहले तो आप समझ लो कि हम एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब वर्क डन हम इस साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकालेंगे। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इनक्लोज कर्व। हम सिंपल उस कर्व का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है, परफेक्ट कर्व हमें मिल जाता है तो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई जनरल, अगर मान लो इस तरह से अगर कोई भी नॉर्मल अगर कर्व आ जाए, कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक है, ठीक है, कुछ मतलब इस तरह से अगर कर्व आ जाए ABC, ठीक है, ये आपका पीवी। तो इसमें क्या है ना, इसमें फिर हम एरिया फिर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वैसा कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है कि हम AB BC और CA इन तीनों का फिर वर्क निकालते हैं। मतलब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम एक बार AB का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार BC का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और CA का वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से भी टोटल वर्क निकाला जा सकता है अगर स्टैंडर्ड कर्व हमें नहीं दिया हुआ है तो। अब क्या होता है कि जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली एरिया तो पॉजिटिव आने वाला है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो याद रखना कि अगर कभी भी प्रोसेस क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम यहाँ पे वर्क डन का साइन नेगेटिव लेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के केस में, तो फिर यहाँ पे हम वर्क डन को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। इसका भी प्रॉपर लॉजिक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद ही रखना है। अगर आप चाहो तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि देख लो, आपको याद भी नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी, आप कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इस तरह से सोच सकते हो। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे पीवी कर्व ले लिया है और एक प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक कुछ इस तरीके से, और मान लो हमने क्लॉकवाइज ले लिया, तो इसको हमने दो हिस्से में बांट लिया, ठीक है ना। ये दो हिस्से में हम लोग इसको बांट लेते हैं। तो चलो एक बार 1 से 2 और एक बार 2 से 1, तो इसको हमने दो कर्व में ब्रेक कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 से 2 और ये आपका 2 से 1। अब आप देखो यहाँ का एरिया आप निकालो, ठीक है, ये आपका पीवी कर्व है। तो यहाँ पे अगर वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 निकालो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा। तो यही एरिया तो आप लोगे, ठीक है, तो एरिया हो जाएगा। तो इस एरिया को हमने एरिया 1 नाम दे दिया, ठीक है। और वर्क डन क्या करो, 2 से 1 निकाल लो, तो 2 से 1 मतलब ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इसको हमने नाम दे दिया एरिया 2, ठीक है, ये आपका 2 हो गया। अब आप देख लो, एरिया 1 जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और एरिया 2 जो है वो कम है। तो वर्क डन जो टोटल आपका होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम 1 से 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 से 1। अब देखो वर्क डन 1 से 2 ये क्या हो रहा है, जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। और जब आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। मतलब ये कि एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है, कंप्रेशन कम हो रहा है, मतलब नेट डोमिनेंस एक्सपेंशन का होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन का नेट अगर डोमिनेंस होगा तो ऑब्वियसली साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखो हमने क्लॉकवाइज कहीं तो रेफरेंस लिया था, क्लॉकवाइज में क्या आया, वर्क डन नेगेटिव आया, इसलिए हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि क्लॉकवाइज में नेट वर्क डन आपका नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में आपका वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर साइक्लिक प्रोसेस रहे तो आप साइक्लिक प्रोसेस के लिए फटाफट क्या क्या ज़ीरो कर दोगे, तो डेल्टा यू, ये मैं ओवरऑल प्रोसेस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ओवरऑल प्रोसेस के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्टेप के लिए हो, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू ज़ीरो कर देना, डेल्टा एच आप ज़ीरो कर देना, ठीक है। मतलब जितना भी आपका स्टेट फंक्शन वाला क्वांटिटी होगा, डेल्टा एस आपका ज़ीरो कर देना, डेल्टा जी आपका ज़ीरो कर देना। तो ये ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओवरऑल कंप्लीट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मान लो हम यहाँ पे ले,
एक सिंपल कर्व लेते हैं, ठीक है, कि आप उसमें कैसे आप कंक्लूज़न कर सकते हो, किस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो पीवी कर्व दिया हुआ है और इनमें इनका कोऑर्डिनेट आपको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। ये आपका प्रेशर एटीएम में लिया हुआ है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 1 है, ये 2, ये 1, ये 2। अब आपको इसमें इसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ए बी एंड सी डी। अब आपको बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये 1 मोल गैस लिया हुआ है, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट, पहला आपसे वर्क पूछ रहा है, टोटल वर्क पूछ रहा है। दूसरा डेल्टा यू आपसे कंप्लीट प्रोसेस का पूछ रहा है, ए बी सी डी ए प्रोसेस का पूछ रहा है, ठीक है। तीसरा डेल्टा एच आपसे कंप्लीट प्रोसेस का पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इनको जीरो कर दो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, तो नेट चेंज आपका जीरो हो जाएगा। वर्क डन टोटल निकालना, देखो स्टैंडर्ड कर्व हमें दिख रहा है, ठीक है। तो वर्क डन टोटल हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, तुम्हारा एरिया किसका, ए बी सी डी ए का। तो एरिया कैलकुलेट कर लो यहाँ से, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ से इसका डिफरेंस देख लो, आपका 1 का डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका 1 का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 1 ATM लीटर, और 1 ATM लीटर इक्वल्स टू 101.3 जूल। तो आ गया वर्क डन। अब बात होती है कि इसको पॉजिटिव दें या नेगेटिव। देखो प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब वर्क डन आपको नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो स्टैंडर्ड कर्व का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लेकिन अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड कर्व इस तरह से नहीं रहा, तो एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। देखो मान लो ये ए से स्टार्ट हुआ और सी ए जो है ना वो क्वेश्चन में मेंशन है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। बाकी आपको सारा कोऑर्डिनेट जो है वो मेंशन कर देगा। कभी कभी आपको बहुत कुछ कैलकुलेट भी करना होता है, तो जैसे मान लो यहाँ का प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, ठीक है, एंड T1 टेम्परेचर मान लो, यहाँ का P2। अब देखो आप ही सोचो, ए बी प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक है तो ऑब्वियसली प्रेशर तो सेम ही रहने वाला है। हाँ, वॉल्यूम बदल जाएगा, टेम्परेचर मान लो बदल जाएगा, तो P1 V2 T2 कर लिया। अब BC कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, मतलब देखो प्रेशर हो सकता है इस पॉइंट पे चेंज हो जाए, P2 ले लिया प्रेशर, वॉल्यूम वही रहने दिया V2, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे मान लो हमने T1, अच्छा अब देखो टेम्परेचर आप T3 ले सकते थे, लेकिन CA प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, टेम्परेचर T1 होगा। तो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको पहले PVT ये तीनों क्वांटिटी फाइंड कर लो हर एक कोऑर्डिनेट के लिए। इससे फ़ायदा हो जाता है। कैसे, AB कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में तो वर्क डन निकालना सीखा ही हमने, किस तरह से निकाल सकते हैं, NR T2 माइनस T1, आ गया वर्क डन AB का। अब वर्क डन BC ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि आइसोकोरिक है, ठीक है, ये क्या है, आइसोकोरिक है, BC तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब CA क्या है, आइसोथर्मल है, और आइसोथर्मल में हमने वर्क डन किस तरह से निकालना सीखा, माइनस NRT ln V2/V1, लो आ गया, ठीक है। टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। उसी तरह से देखो AB आइसोबारिक प्रोसेस है, तो AB आइसोबारिक प्रोसेस है तो QAB क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, डेल्टा H भी आ गया, Q भी आ गया, W भी आ गया, तो डेल्टा U भी निकाल सकते हैं Q प्लस W से। अब आइसोकोरिक है तो आइसोकोरिक मतलब QBC, डेल्टा U के इक्वल होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो NCB डेल्टा T, ठीक है। तो Q आ गया, W आ गया, तो डेल्टा U भी निकाल सकते हो यहाँ से, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। तो यहाँ से देख लो आप आराम से Q का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। Q हालांकि तुम्हारा इसके इक्वल है, W तो तुम्हारा ऐसा भी जीरो है, तो हमेशा वो इसके इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा U आपका जीरो हो जाएगा, तो Q का वैल्यू माइनस ऑफ W के इक्वल हो जाएगा। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, कभी भी वर्क डन को कैलकुलेट करना हो तो इसी तरीके से अप्रोच करेंगे। तो देखो बच्चे, हमारा इस लेक्चर में जो है मतलब जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो फाइनली जो है वो हमारा खत्म हुआ, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कुछ लिमिटेशंस भी थे, जो लिमिटेशन सेकेंड लॉ में जाके दूर हो जाएंगे।
जैसे जैसे मान लो कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ना हम लोग कभी भी फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस जो है वो नहीं बता सकते, यानी कि प्रोसेस सच में फिजिबल है, पॉसिबल है, ये हम नहीं बता सकते। दूसरा, अगर हमें किसी प्रोसेस का एफिशिएंसी बताना है तो एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस भी हम नहीं बता सकते। ठीक है। सिमिलरली इक्विलिब्रियम जो है कब एंड क्यों रीच होगा, इसके बारे में कोई आइडिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देगा। चौथा, हमें एक्सटेंट ऑफ प्रोसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलेगा। ठीक है, कि प्रोसेस कितना कंप्लीट होगा, 80%, 20%, 90%, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो हम लोग अगले क्लास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इन लिमिटेशंस को हम लोग उसमें दूर करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।